डीए न्यूज प्लस के खास कार्यक्रम चर्चा है में आप सभी का स्वागत है। मैं बलबीर भारज आज आपको बताने जा रहा हूं उन बड़ी खबरों के बारे में जो आज लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। आज जो सबसे बड़ी खबर है वह है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस और मणिपुर हिंसा से जुड़ी हुई खबरें। इन्हीं मुद्दों पर आज विस्तार से यहां पर हम चर्चा करेंगे। पहली जो बड़ी खबर है वह है शराब घोटाला से। दरअसल छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस की जांच अब सीबीआई करेगी। जी हां, इसकी जांच अब प्रदेश सरकार ने सीबीआई को सौंप दी है। इसके लिए राज्य शासन ने मंजूरी भी दे दी है। सीबीआई भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपी अरुणपति त्रिपाठी से अब पूछताछ करेगी। त्रिपाठी फिलहाल जगदलपुर जेल में बंद है। शराब घोटाले के अलावा सीबीआई की टीम छत्तीसगढ़ पीएससी भर्ती घोटाले का भी जांच करेगी। अब जानते हैं कौन है अरुण त्रिपाठी और क्या है उनके बारे में जानकारियां। भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी रहे हैं अरुण त्रिपाठी। उनके आबकारी विभाग में विशेष सचिव रहने के दौरान बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हुआ था। त्रिपाठी के खिलाफ झारखंड में भी भ्रष्टाचार घोटाले का आरोप है। इसके अलावा त्रिपाठी ने के खिलाफ ईडी और ईओडब्ल्यू भी जांच कर रही है। इन सब के बारे में बात करने से पहले जानते हैं क्या है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला। जी हां, हम आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी जांच कर रही है। ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई और दर्ज एफआईआर में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के अवैध सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया। हालांकि तब जब ये घोटाला हो रहा था तो उन्होंने अपने हिसाब से फुल प्रूफ घोटाले को स्कीम रची थी, लेकिन अंततः यह घोटाला भाजपा सरकार में आने पर खुल गया। आपको बता दें कि डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर शराब बेची जा रही थी। ईडी की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर की जांच में एसीबी भी कर रही है। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार साल 2019 से 2022 तक सरकारी शराब दुकानों से अवैध शराब डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेची गई, जिससे शासन को करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ। अब समझते हैं घोटाले की पूरी कहानी। पहली बात जो है डिस्टिलरी संचालकों से कमीशन। जी हां, जहां पे शराब का उत्पादन होता है, शराब कंपनियां होती हैं, उनको डिस्टिलरी कहा जाता है और इनके जो संचालक हैं उनसे एक कमीशन बांधा गया। 2019 में डिस्टिलरी संचालकों से प्रति पेटी 75 रुपए और बाद के सालों में इसे बढ़ाकर 100 रुपए कमीशन किया गया। कमीशन को देने में डिस्टिलरी संचालकों को नुकसान ना हो, इसलिए नए टेंडर में शराब की कीमतों को बढ़ाया गया। साथ ही फर्म में सामान खरीद करने के लिए ओवर बिलिंग करने की भी राहत दी गई। नकली होलोग्राम वाली शराब को सरकारी दुकान से बिकवाना, डिस्टिलरी मालिक से ज्यादा शराब बनाई गई। शराब क्योंकि ये अवैध रूप से बेची जानी थी, इसलिए डिस्टिलरी मालिकों से अगर जैसे 100 पेटी शराब बनवाई जा रही थी और हमें मतलब सरकार को, उस वक्त की सरकार को अगर इसमें कुछ भ्रष्टाचार करके उसे बेचवाना था तो वो 150 पेटी बनवाते थे, जिसमें 100 तो ओरिजिनल होती थी और बाकी 100 में जो होलोग्राम थे डुप्लीकेट वो लगाकर बेचे जाते थे। नकली होलोग्राम मिलने से ये काम और आसान हो गया, इसलिए एपी त्रिपाठी के माध्यम से होलोग्राम सप्लायर विधु गुप्ता को तैयार किया गया। होलोग्राम के साथ ही शराब की खाली बोतल की जरूरत थी। खाली बोतल डिस्टिलरी पहुंचाने की जिम्मेदारी अरविंद सिंह और उसके भतीजे अमित सिंह को दी गई। खाली बोतल पहुंचने के अलावा अरविंद सिंह और अमित सिंह को नकली होलोग्राम वाली शराब के लिए परिवहन की जिम्मेदारी भी मिली, क्योंकि अगर इसे बेचना है तो आपको परिवहन करवाना था, गाड़ियों में भरकर रायपुर से छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में भेजना था, या जहां भी डिस्टिलरी है वहां से छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में भेजना था। इसके लिए परिवहन की जरूरत थी और यह जिम्मेदारी अमित सिंह और उसके भाई को दी गई। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने
शराब घोटाले का प्रोपगंडा रचा था, झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की छवि धूमिल करने का जो षड्यंत्र रचा था, आज तक ये एजेंसियां उस शराब घोटाले को लेकर न्यायालय में कोई पुख्ता सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाई है। और एक बार और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी इस प्रोपगंडा को छिपाने के लिए फिर एक जांच की बात कर रही है। भाजपा का झूठ और प्रोपगंडा का पर्दाफाश जनता के बीच में हो गया है और जनता समझ चुकी है कि भाजपा जिन राज्यों में चुनाव होती है उन राज्यों में ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे एजेंसियों को भेजकर अपने विपक्षी दलों की सरकारों की छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र करती है। असल मायने में ईडी जो है इन्फॉर्मेंस डॉक्टर नहीं रह गया है, अब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन डिजाइनर की भूमिका में है। वो फर्जी केस बनाकर, फर्जी आरोप लगाकर कार्रवाई करती है और भाजपा नेता आकर उस पर बड़े बड़े भाषण देते हैं। ये पूरी तरीका से एक दिन झूठ साबित होगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सिंडिकेट में दुकान में काम करने वाले और आबकारी अधिकारियों को शामिल करने की जिम्मेदारी एपी त्रिपाठी को भी दी गई। इस सिंडिकेट के कोर ग्रुप के सदस्यों को दी गई और शराब बेचने के लिए प्रदेश के 15 जिलों को चुना गया। शराब खपाने का रिकॉर्ड सरकारी कागजों में न चढ़ाने की नसीहत दुकान संचालकों को दी गई, क्योंकि आपको पता है कि अगर दुकान में शराब 100 बिक रही है, 100 पेटी बिक रही है और वह शासकीय है, तो यहाँ से कैसे अतिरिक्त सामान शराब बेची जा सके। इसके लिए अलग से 50 पेटी बेचने के लिए दुकान संचालकों के साथ टाई अप किया गया और यह डुप्लीकेट होलोग्राम वाली शराब बिना शुल्क अदा किए दुकानों तक पहुंचाई गई। इसकी एमआरपी सिंडिकेट के सदस्यों ने शुरुआत में प्रति पेटी 2880 रुपये रखी थी। इनकी खपत शुरू हुई तो सिंडिकेट के सदस्यों ने इसकी कीमत में 1000 रुपये का इजाफा करते हुए 3840 रुपये कर दी। डिस्टिलरी मार्कों को शराब सप्लाई करने पर शुरुआती में प्रति पेटी 560 रुपये दिया गया था। जी हाँ, आप ये मान कर चले कि 560 रुपये उनको लाभ दिया गया था, जो बाद में जैसे 1000 रुपये का प्रति पेटी संचालकों के लिए रेट बढ़ाया गया, ऐसे 100 रुपये डिस्टिलरी मालिकों के लिए भी बढ़ा दिया गया। एसीबी को जांच के दौरान साक्ष्य मिला कि सिंडिकेट के सदस्यों ने दुकान कर्मचारियों, आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत से 40 लाख पेटी से अधिक शराब बेची है। जी हाँ, यह पिछले कांग्रेस सरकार के शासनकाल का ये आंकड़ा है, जिसमें 40 लाख पेटी अवैध शराब बेचने का मामला उजागर हुआ एसीबी के द्वारा। डिस्टिलरीज की सप्लाई एरिया को कम ज़्यादा कर अवैध धन उगाही करना, देसी शराब को CSMCL के दुकान से बिक्री करने के लिए डिस्टिलरीज के सप्लाई एरिया को सिंडिकेट ने 8 जोन में विभाजित किया। इन 8 जोन में हर डिस्टिलरी का जोन निर्धारित होता था। 2019 में सिंडिकेट की ओर से टेंडर में नई सप्लाई जोन का निर्धारण प्रति वर्ष कमीशन के आधार पर किया जाने लगा। एपी त्रिपाठी ने सिंडिकेट को शराब बिक्री का जोन अनुसार विश्लेषण मुहैया कराया था, ताकि क्षेत्र को कम ज्यादा करके पैसा वसूल किया जा सके। इस प्रक्रिया को करके सिंडिकेट डिस्टिलरी से कमीशन लेने लगा। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों को जांच के दौरान साक्ष्य मिले हैं कि 3 वित्तीय वर्ष में देसी शराब की सप्लाई के लिए डिस्टिलरीज ने 52 करोड़ रुपए पार्ट सी के तौर पर सिंडिकेट को दिए। तो इस पूरे मामले का जब उजागर हुआ तो इसके कर्ता धर्ता, इसके जो मेन प्लानर हैं वो एपी त्रिपाठी निकले और एपी त्रिपाठी को सबसे पहले ईडी ने गिरफ्तार किया। ईओडब्ल्यू ने इनके ऊपर चार्जशीट तैयार की, एसीबी का भी मामला बना। लेकिन अब सरकार ने, राज्य शासन ने सीबीआई को जांच के लिए नियुक्त कर दिया गया है और त्रिपाठी को सीबीआई अपने कब्जे में लेकर उनसे पूछताछ करेगी आगे। हालांकि सीबीआई की जांच में और क्या कुछ नया निकलता है यह तो अभी गर्भ में है, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि सीबीआई जब किसी पर हाथ डालती है तो और भी बहुत सारे मामले सामने आएंगे। अगली जो बड़ी खबर है वह है मणिपुर हिंसा से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा का मामला सन 1967 से जारी है,
जी हां, दशकों पहले से जारी है। इस दौरान कांग्रेस सहित भाजपा की यहां पर सरकार रही। सभी दलों ने करीब करीब यहां पर भाजपा कांग्रेस ने समय समय पर सत्ता पे काबिज रहे। भाजपा की यह सरकार रही, पर सभी पार्टियों ने मणिपुर में लगी हिंसा की आग में सिर्फ और सिर्फ सत्ता की रोटियां सेकने का काम किया है। यहाँ की समस्या उनके लिए कभी भी उसका हल नहीं निकाल पाई, न भाजपा न कांग्रेस। अब आपको बता दें कि मणिपुर में बीती रात 3 महिलाओं और 3 बच्चों के शव मिलने के बाद से यहाँ हिंसा फिर से भड़क गई है और इसे लेकर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। दरअसल मणिपुर में बीती रात भड़की हिंसा के बाद से स्थिति अभी भी यहाँ पर तनावपूर्ण बनी हुई है। इस दौरान जिरीबाम जिले में एक मैतेई प्रदर्शनकारी की पुलिस की गोली से मौत भी हो गई। इसके बाद हालात और खराब हो गए। इसे देखते हुए राज्य के स्कूल में 2 दिन के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी गई। गृह मंत्री अमित शाह कल राज्य के सुरक्षा हालात का रिव्यू करने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मणिपुर हिंसा से जुड़े 3 मामलों की जांच करेगी, उसे लेकर चिंतित हैं। केंद्र सरकार ने हालात पर काबू पाने के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 50 कंपनियां, करीब 5000 जवान मणिपुर भेजने का फैसला लिया है। मणिपुर के लोगों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और 13 विधायकों के घरों पर हमला कर दिया। आगजनी भी की गई। आपको बता दें कि मणिपुर में जैसा कि हमने बताया कि 3 महिलाओं और 3 बच्चों के शव मिलने के बाद प्रदर्शन भड़क गया। हिंसा को देखते हुए 7 जिलों में इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, विष्णुपुर, थौबल, कॉकचियाग, कोंगपोकगी और कोंगचियांग में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। सीआरपीएफ प्रमुख अनीस दयाल को हालत का जायजा लेने के लिए भेजा गया है। अब जानते हैं इस हिंसा की पूरी कहानी। हम आपको बता दें कि मणिपुर में जो हिंसा है, जैसा कि हमने आपको बताया कि करीब करीब 1967 से छुटपुट चली आ रही है, लेकिन 1993 के बाद यह जनजातियों के बीच आपसी लड़ाई का कारण बनी, जिसमें कुकी जो ईसाई धर्म से संबंधित रखते हैं, उन्होंने जब अपने आप को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बात कही, तब से यह हिंसा भड़क गई है। 1993 में पहली बार मणिपुर में कुकी और नागा अनुसूचित जनजाति के बीच हिंसा शुरू हुई। तब यहाँ कांग्रेस के मुख्यमंत्री राजकुमार दोरेंद्र थे और केंद्र में कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। उस वक्त दंगे में यहाँ करीब 750 लोगों की मौत हो गई थी और 350 गांव तबाह कर दिए गए थे। इस पर प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। इसी साल एक और दंगे में यहाँ पे मैती और पंगाल जनजाति के लोगों के बीच भी दंगे हुए, जिसमें 100 लोगों को मार दिया गया। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर 1997 और 98 के बीच भी दंगा हुआ, जिसमें 352 लोग हिंसा की भेंट चढ़ गए और करीब 13,000 लोग बेघर हो गए। 4500 घरों को जला दिया गया। तो देखिए, यहाँ पे हिंसा हमेशा कुछ सालों के बाद भड़कती रही है, लेकिन इसका सॉल्यूशन कभी नहीं निकल पाया। इसी बीच हम आपको आगे और बताते हैं कि 1995 में भी मणिपुर में कुकी और तमिल भाषी लोगों के बीच दंगा हुआ था, जिसमें 9 लोग मारे गए थे। सन 2001 में यहाँ जब दंगा भड़का, तब अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार थी। विपक्ष के कहने पर 6 दिन के भीतर अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर चर्चा की। आपको बता दें कि 1990 में ईसाई धर्म को मानने वाले कुकी और हिंदू धर्म को मानने वाले मतई के बीच दंगा हुआ था। आपको पता है कि हिंसा की मुख्य वजह कुकी समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति में अपने आप को शामिल करवाना है, जिसका मतई समाज जबरदस्त रूप से विरोध कर रहा है। अब आपको बता दें कि अभी जो हाल में हिंसा भड़की है, बीती रात को जो हिंसा भड़की है, उसकी कहानी 7 नवंबर को शुरू होती है। जिरीबाम जिले से यह शुरू हुई। ये इलाका राजधानी इम्फाल से 220 किलोमीटर दूर असम के साथ अंतर्राज्यीय सीमा पर है। इस शुरू हुई हिंसा में 2 सप्ताह से भी कम समय में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 10 कुकी पुरुष शामिल हैं, जिन्हें पुलिस ने उग्रवादी करार दिया। कुकी जनजातियों का दावा है कि 10 पुरुष गांव के वॉलंटियर्स थे। 7 नवंबर हमारे गांव पर हमला हुआ। जिरीबाम जिला मणिपुर के लिए लाइफलाइन है।
जी हाँ, जिरीबाम को मणिपुर के लिए लाइफलाइन कहा जाता है। यहाँ से एक राष्ट्रीय राजमार्ग भी गुजरता है। जून तक 1 साल से अधिक समय तक इलाका हिंसा मुक्त था, लेकिन कुकी किशोर का शव नदी में पाए जाने पर यहाँ हालत पूरी तरीके से बदल गए। जिरीबाम में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों द्वारा एक मतई परिवार के 6 सदस्यों, जिनमें एक शिशु, 2 वर्षीय लड़का और एक 8 वर्षीय लड़की भी शामिल थी, उसकी जघन्य हत्या कर दी गई। हिंसा में उस वक्त का यह चक्र जो चलता रहा, वह 7 नवंबर को फिर भड़क गया। जिरीबाम के जरावन गांव में संदिग्ध मतई उग्रवादियों द्वारा हमार जनजाति की एक महिला को, जो 3 छोटे बच्चों की मां और स्कूल शिक्षिका थी, उसके साथ कथित तौर पर रेप किया, उसके पैर में गोली मारी और उसकी हत्या कर दी गई और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। यह हिंसा का रूप ले ली। कैसे भड़की यह हिंसा, अब आपको बताते हैं। संदिग्ध मैतेई उग्रवादियों ने कई इमारतों में आग लगा दी, जिसमें स्कूल टीचर का घर भी शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि वे पास की एक पेड़ की कतार में भागे और जलते हुए घरों को देखा। उन्होंने कहा कि उनके घरों पर हमला सबसे आखिर में हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि स्कूल टीचर का शरीर 99% जल गया था। इसमें टूटी हुई हड्डियों और अलग खोपड़ी सहित भयानक चोटों के जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार यौन उत्पीड़न की जांच के लिए नमूने नहीं लिए जा सके, क्योंकि शरीर पूरी तरीके से जल चुका था। रेप का आरोप उसके पति ने एक एफआईआर रिपोर्ट में लगाया। आईटीएलएफ और अन्य कुकी नागरिक समाज समूहों ने आरोप लगाया है कि 7 नवंबर की रात के हमले में मतई सशस्त्र समूह अरम्बई टेंगोल शामिल था। एंटी खुद को एक वॉलंटियर्स ग्रुप कहता है और दावा करता है कि कुकी प्रमुख तलहटी के पास मतई गांव में सुरक्षा बलों द्वारा कथित निष्क्रियता के कारण उन्होंने समुदाय की रक्षा के लिए हथियार उठाए हैं। कुकी जनजातियों के पास सशस्त्र वॉलंटियर्स भी है, जिन पर मतई लोगों का आरोप है कि वे अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं और भारी हथियारों से लैस कुकी उग्रवादियों के साथ काम कर रहे हैं। मणिपुर में कितनी बार लगा है राष्ट्रपति शासन, अब आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पर हर बार हिंसा भड़कती है और हिंसा जब बेकाबू हो जाती है तो अंततः जो भी शासन में रहता है, जिस भी पार्टी की शासन यहाँ पे रहता है मणिपुर में, अंततः राष्ट्रपति शासन लगाना ही पड़ता है। तो इस पूरे चीज़ों को अगर समझे तो हम आपको बताते चले कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहले 19 जनवरी 1967 से मार्च 1967 यानी 66 दिनों तक लगाया गया था। उस समय मणिपुर केंद्र शासित विधानसभा का पहला चुनाव हुआ था और इसे देखते हुए यह राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। दूसरी बार 25 अक्टूबर 1967 से 18 फरवरी 1968 तक, यानी करीब 116 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया गया था। तब मणिपुर में राजनीतिक संकट आ गया था। उसके बाद किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था और इसे देखते हुए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। तीसरी बार राज्य में 17 अक्टूबर 1969 से 22 मार्च 1972 तक 2 साल 157 दिनों के लिए, जी हाँ आपने ठीक सुना है, 2 साल 157 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगा। उस वक्त पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग के दौरान हिंसा हुई थी। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी। चौथी बार 28 मार्च 1973 से 3 मार्च 1974 तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उस वक्त विपक्ष के पास इतना कम बहुमत था कि वह स्थायी सरकार नहीं बना पा रही थी। तब इसे देखते हुए सरकार क्योंकि चलाना था, इसलिए राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगा दिया गया। 5वीं बार 16 मई 1977 से 28 जून 1977 तक, मतलब कुल 43 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया। दल बदल के चलते यहाँ पर सरकार गिर गई थी, फिर सरकार चलाने के झंझट थे, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। छठी बार 14 नवंबर 1979 से 13 जनवरी 1980 तक 60 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया गया। उस वक्त राजनीतिक कारण जिम्मेदार रहे। जनता पार्टी सरकार के साथ असंतोष और भ्रष्टाचार के आरोप सरकार की बर्खास्तगी का कारण बना। विधानसभा भंग कर दी गई और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 7वीं बार 28 फरवरी 1981 से 18 जून 1981 तक
यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा, तब भी राजनीतिक कारणों के चलते राज्य में स्थायी सरकार का गठन नहीं हो पाने के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 8वीं बार 7 जनवरी 1992 से लेकर 7 अप्रैल 1992 तक, मतलब कुल 91 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा। उस वक्त दल बदल के चलते गठबंधन सरकार गिर गई थी और इसलिए राजनीतिक संकट के चलते राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 9वीं बार 31 दिसंबर 1993 से 13 दिसंबर 1994 तक 347 दिन तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। तब इसका कारण नागा और कुकी समुदाय के बीच हिंसा को बताया गया। वह हिंसा लंबे समय तक चली, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। 10वीं बार 2 जून 2001 से 6 मार्च 2002 तक 277 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा। उस वक्त सरकार ने अपना बहुमत खो दिया था, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ये तो थे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का ब्यौरा। अब आपको बता दें कि मणिपुर इस वक्त फिर हिंसा की चपेट में है, जिसे देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह अपना चुनावी दौरा महाराष्ट्र का अधूरा छोड़कर मणिपुर पहुंच गए हैं और वहां पर सुरक्षा बलों के जवानों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस बार हालांकि अभी तक समाचार निकल कर सामने नहीं आ रहे हैं कि गृह मंत्री और भारत सरकार का अगला कदम क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का दौर चला है और जिस तरीके से इस बार भी 3 मई 2023 से यह हिंसा भड़की हुई है और आज 17 नवंबर हो गई है, तो इतने दिनों तक हिंसा लगातार चल रही है। क्या गृह मंत्री यह सोच रहे हैं कि मणिपुर को राष्ट्रपति शासन के हवाले कर दिया जाए? क्या है और क्या निकल कर आने वाला है, यह तो अभी वक्त के गर्भ में है। लेकिन जिस तरीके से अपना चुनावी दौरा छोड़कर गृह मंत्री आनन फानन में मणिपुर पहुंचे हैं, उससे लग रहा है कि इस बार कोई ठोस डिसीजन भारत सरकार लेने वाली है मणिपुर के लिए। चर्चा में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर यही मुलाकात होगी, कुछ अन्य विषयों को, कुछ अन्य मुद्दों को, कुछ अन्य खबरों को लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे हमारे खास कार्यक्रम चर्चा है में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।